हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का डिस्कशन सीक्वेंस सीरीज का। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्या पूछा गया है? फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज सी एन स्क्वायर, देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। आपको T1 अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे? Sn आपको दिया गया सी एन स्क्वायर। ठीक है, तो Tn आपका कितना होता है? ठीक है, मतलब सॉरी T1 अगर आप निकालना चाहो तो T1 आपका सीधा S1 दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है, और आपको बताया गया था कि अगर आपका Sn इस तरीके से दिया हो, ठीक है, किसी एपी के लिए, तो आपका जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस बाई 2 होता है। तो कॉमन डिफरेंस बाई 2 आपका c है, तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस इस एपी का कितना है? 2c। मतलब टर्म्स क्या होंगी? c, 3c, 5c, ये सारी टर्म्स होंगी। अब आपको क्या करना था? इनके स्क्वायर्स का सम करना था। तो इनके स्क्वायर्स का सम मतलब c स्क्वायर को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज c स्क्वायर इनटू समेशन ओवर 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। r वेरीज फ्रॉम 1 टू, समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओपन करके। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल वाला हो गया। इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपका k माइनस 1 अपॉन k फैक्टोरियल और कॉमन रेशियो 1/k है। तो आओ देखते हैं sk क्या होगा। sk विल बी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो a k माइनस 1 अपॉन k फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस r। 1 माइनस r मतलब 1 माइनस 1/k। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? k आप ऊपर भेज दो, k माइनस 1 अपॉन k फैक्टोरियल इंटू k, और नीचे कितना आएगा? k माइनस 1। तो k माइनस 1 कैंसिल, k अपॉन k फैक्टोरियल विच इज 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपका sk रहा। अगर आपके पास sk रहा तो आपको करना क्या है? सबसे पहले बाकी सारी चीजें तो एक साइड है। k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस, ये ठीक है ना? k अपॉन, यहाँ पे k अपॉन k फैक्टोरियल बचा हुआ था तो इसको लिख सकते हैं ना, k अलग कर दिया तो k माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू sk मतलब 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको डिफरेंस वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस के फॉर्म में हिट एंड ट्रायल से ब्रेक करना है। तो हिट एंड ट्रायल से अगर हम ब्रेक करना चाहें तो देखो क्या बना सकते हैं हम। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल, k माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, बात सेम ही है। अब यहां पे देखो इसके दो फैक्टर्स हो गए ना, k माइनस 1, k माइनस 2। ठीक है, k माइनस 1 इंटू k माइनस 2। तो आप देखो ये कितना बन जाएगा? 1 अपॉन k माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका डिफरेंस के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया गया है। और इसका आपको समेशन करना था, k इज इक्वल टू 1 से 100 तक। तो अगर इसको मैं tk बोलता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं tk बोलता हूं तो 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं, तो t1 इज इक्वल टू कितना होगा? t1 आपका नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 पे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, T2 भी दिक्कत देगा। T3 से इसको यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो T3 से ही यूज करना हमने शुरू किया। ठीक है, T3 से इसको स्टार्ट करिए। T3 इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। T4 में आपके पास क्या आ जाएगा? T1 और T2 को अपन भूले नहीं है। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 और 2 वाली चीजें अभी अपन भूले नहीं है, लेकिन उसको अलग से ऐड कर लेंगे क्योंकि इस फॉर्म में वो क्लब नहीं हो पा रहे हैं। तो T4 आपके पास क्या आएगा? T4 आएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अभी तक कैंसिलेशन नहीं स्टार्ट हुआ, होता भी कैसे? 2 का गैप है ना, तो यहाँ भी 2 का गैप आएगा। T5 अगर आप देखो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स तक जाते हो, ऐसे नहीं 100 तक ही जाना है, तो T100 में देखो क्या आएगा? T100 में होगा 1 अपॉन 97 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 100 फैक्ट नहीं 99 फैक्टोरियल। k को 100 रखा तो ये आ जाएगा। ठीक है,
इधर भी आपका जैसे इससे ये कैंसिल हो चुका है, वैसे इधर भी ये भी कैंसिल हो चुका होगा। बचेगा क्या क्या, इधर से 2 टर्म्स और इधर से लास्ट के 2 टर्म्स। ठीक है, तो आपका सम कितना आया 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1 + 1 2 हो गया, माइनस इधर से आया आपके पास 1/99 और इसके जस्ट पहले क्या आया रहा होगा, इसके जस्ट पहले आया रहा होगा 1/98। इसी प्लेस पे जस्ट ऊपर 2 टर्म्स इधर बची हैं तो 2 टर्म्स इधर भी बचेंगे, तो 1/99 फैक्टोरियल और इंटू 1 + 98 फैक्टोरियल या। ठीक है, लेकिन ये अभी आपने T3 से T100 तक का सम किया है और आपको करना कहां से कहां तक का सम था, आपको करना था T1 और T2 का और सम इसमें ऐड करना था। तो देखो ये तो 3 से 100 तक का रहा, T1 + T2 की बात करते हैं। T1 कितना है, तो देखो T1 में क्या आ जाएगा, T1 में आ जाएगा तुम्हारे पास अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो S1 T1 बेसिकली किससे आएगा, T मतलब सॉरी अपन कर क्या रहे हैं, अपन जो मॉड वाली टर्म्स हैं उनका समेशन कर रहे हैं। हमने उनमें 3 से लेके 100 तक का कर दिया, 1 और 2 बचे हुए हैं, मतलब क्या बचा हुआ है इसमें ऐड करने को, k² - 3k + 1 इंटू S1, जब k की वैल्यू 1 रख दें, यहां भी 1 रखेंगे अभी, और k² - 3k + 1 इंटू S2, जब k की वैल्यू 2 रख दें। यही बचा हुआ है, इनके मॉड्स का एडिशन करना है आपको। ठीक है, तो अगर आप S1 की बात करते हो तो S1 तो 0 हो रहा है ना, क्योंकि S1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी 0 है, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 0 है। ठीक है, तो आपका ये तो टर्म कितना हो गया 0 हो गया, तो ये आपका 0 आ जाएगा, प्लस इधर से देखें S2, जब आप k को 2 रखते हो, ठीक है, S1 मतलब K1 है, K1 है तो फर्स्ट टर्म इनफाइनाइट जीपी का कितना हो गया 0 हो गया ना, तो इसलिए हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर अपन देखें क्या कहा गया था, S2 की बात की गई, S2 कितना होगा, तो S2 का मतलब है हमारे पास S2 सीधा आ गया 1 है ना, 1/1 फैक्टोरियल मतलब 1 आ गया, तो S2 आपका 1 है, और इनटू जब आप k = 2 रख रहे हो तो ये कितना बन रहा है 4 + 5 6, 4 + 5 4 + 1 - 6 मतलब 1 बच रहा है, तो ये आपका मॉड के बाहर 1 ही निकलेगा, तो यहां से आपका 1 आ रहा है, तो 1 को आप इसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका समेशन फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आप फैक्टोरियल के टर्म्स में आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें तो हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या समझ में आनी चाहिए, जो k के फॉर्म में दी गई है, ak + ak - 2 = 2 टाइम्स ak - 1, मतलब ak क्या है ap के टर्म्स है, ak - 1 ak और ak - 2 ये सभी क्या है ap के टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म उस AP का 15 था। ठीक है, और कुछ रिलेशन दे रखा है 90 आ रहा है स्क्वायर्स का सम बाय 11। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको। थर्ड वाले क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखोगे, a1² मतलब a², ठीक है, a2² मतलब a + d का स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से आपके पास a + 10d का स्क्वायर अपॉन 11 = 90, इसी की बात की गई। ठीक है, AP का फर्स्ट टर्म मतलब A कितना है 15 है, तो अगर हम यहां से देखें तो अपन समझ सकते हैं क्या कि एक इक्वेशन बनेगी जहां A हमारा नोन है तो D अपना निकल जाएगा। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो एक्सपेंशन करो और स्क्वायर का ऐड मतलब स्क्वायर्स करके ऐड कर दो, तो A कितनी बार आएगा आपका 11 टाइम्स, तो 11a² प्लस d² यहां से, फिर अगले वाले में 2d का स्क्वायर मतलब 2², फिर ऐसे ही लास्ट में आपके पास 10²। ठीक, d² के सारे टर्म्स को क्लब कर दिया, प्लस क्या बचेगा आपका AD के टर्म्स, तो AD के साथ यहां पे कितना है 2AD आएगा, फिर अगले वाले में 4AD आएगा, फिर अगले वाले में 6AD आएगा, अप टू लास्ट वाले में 20 = 990। ठीक है, तो 11a² प्लस d² के साथ मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कितना बनेगा n + 1 2n + 1/6, तो 10 11 21/6, और प्लस AD इसके साथ क्या आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 अप टू 10, तो 10 तक का सम कितना हो जाएगा 55 = 990, ये बन गया। 11 देखो सबको कट कर रहा है ना, तो 11 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, a² + d² * 35 प्लस
यहाँ पे आपके पास बचेगा 11 से कट करने पे 10 AD, ठीक है, इज इक्वल टू 90। अब ए हमारा चूंकि पता है कि ए कितना था हमारा 15 था, सो दिस इज 225 प्लस 35D स्क्वायर प्लस ए की जगह कितना रख रहे थे अपन, ए की जगह रख रहे थे 15 ना, हाँ सॉरी 15। तो आप यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड कर दो तो 7D स्क्वायर प्लस 30D प्लस 27 इज इक्वल टू, सॉरी 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 189 के फैक्टर्स 21 और 9, 7D स्क्वायर प्लस 21D प्लस 9D, ठीक है। तो D के लिए आपके पास दो चॉइसेस आई, एक आया -3 और एक आया आपके पास -9/7, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप ये भी चाहते थे 27 - 2 A2 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप D को -3 रखते हो तो फर्स्ट टर्म आपकी अगर 15 थी तो सेकेंड टर्म आपकी 3 होगी, सॉरी 15 - 3 12 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप D को -9/7 ले लेते हो तो 27 - 2 A2 आपका निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब AP जो है उसका फर्स्ट टर्म 15 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है। अब आप इस AP का सम निकाल सकते हैं 11 टर्म्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ गई कहीं चीज लिखी हुई, S5m/Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n। तो अगर SM/Sn डजंट डिपेंड ऑन n है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि या तो AP का A, ठीक है, 2A इज इक्वल टू D होना चाहिए, ठीक है, 2A इज इक्वल टू D होना चाहिए, यही बताया था, या फिर D आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अब इसने कहा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म आपका 3 है और SP इज इक्वल टू समेशन हमने डिफाइन किया हुआ है फॉर एनी इंटीजर n, लेट m इज इक्वल टू 5n, ठीक है। SM/Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, देन A2 इज, तो अगर आपका D 0 हुआ, अगर आपका D 0 हुआ तो A1 3 है तो A2 भी क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगर आपका 2A इज इक्वल टू D है तो इसका मतलब क्या हो गया कि D आपका 6 हो गया, और अगर D 6 हुआ फर्स्ट टर्म 3 तो सेकंड टर्म 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि AM GM का यूज करना है क्योंकि आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनसे मिनिमाइज करने की वैल्यू, ठीक है। तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, आप देखो A5 सबसे पहले A-5 है ना, A रेज टू पावर -5, A रेज टू पावर -4, ठीक है, और 3A रेज टू पावर -3 है। तो अगर इसको मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, ठीक है, और बाकी 1A8 A10, 1A8 A10, 1A8 A10, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, A-3 था, इसको मैंने 3 पार्ट्स में, सॉरी ऐसे ब्रेक करेंगे ना, ठीक है। देखो सबका प्रोडक्ट कैसा हो जा रहा है, सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ना A के टर्म्स। तो अगर इन पे AMGM अप्लाई किया जाए तो आप देख सकते हो कि कितने टर्म्स हो गए, 2 3 5 5 3 8 टर्म्स हो गए, और इनका प्रोडक्ट जो है मतलब GM कहूं तो GM इनका कितना है, वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब दिस विल, मतलब सम विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया था, हमारे पास HP के टर्म्स हैं, A1 A20 दिया हुआ है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच an इज लेस देन 0। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप HP को AP में बदल लो। आप कहोगे कि AP का फर्स्ट टर्म 1/5 है और 20th टर्म 1/25 है। आप चाहते क्या है, आप चाहते हैं कि आपका TN निगेटिव हो जाए। तो जो पहली निगेटिव AP की टर्म होगी वही पहली निगेटिव HP की भी टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास समेशन करना है हमें k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4n तक, ठीक है, और -1 रेज टू पावर k प्लस 1/2, ठीक है, इनटू k स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अब देखो इसमें टर्म्स क्या बनेंगी, इसमें टर्म्स अगर देखें हम k को 1 रखें तो k को 1 रखें तो देखो क्या बन रहा है, 1 × 2/2 मतलब -1 स्क्वायर,
ठीक है, k को 2 रखो तो क्या बन रहा है 2 इंटू 3/2 मतलब -2²। फिर इसके बाद प्लस का 3² हो जाएगा क्योंकि जब k को 3 रखोगे तो 3 इंटू 4/2, ठीक है, तो प्लस का 3² प्लस का 4², फिर माइनस का 5² माइनस का 6² प्लस 7² प्लस 8², और ऐसे ही करते करते लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 4n का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें तो अलग तरीके का पैटर्न है। अगर इसमें से हम देखो डायरेक्टली हम कोई जनरल टर्म नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इन चार को एक साथ ले लो तो वही चार का सेट फिर से उसी तरीके से रिपीट हो रहा है। फिर आगे देखो, फिर ऐसे ही आएगा -9 -10 प्लस 11 प्लस 12, ऐसा ही आएगा। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, इसको लिख लिया मैंने 4² प्लस 3² ना, हाँ ऐसे ही लिखो 4² प्लस 3² -2² -1² प्लस इसको लिख लिया मैंने 8² प्लस 7² -5² -6²। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 12² प्लस 11² -9² -10², ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो nth टर्म में इसी मतलब अगर हम इस तरीके से 4n टर्म्स थे हमारे पास टोटल, उनमें से चार को एक साथ क्लब करूं तो ऐसे कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, n ब्रैकेट्स बनेंगे। इन n ब्रैकेट्स के लिए अगर हम nth ब्रैकेट की टर्म लिखूं मैं, ठीक है, nth ब्रैकेट की टर्म, ठीक है, इस पूरे को मैं T1 मान रहा हूं, इस पूरे को T2, इस पूरे को T3, है ना। तो ऐसे ही nth ब्रैकेट की अगर मैं टर्म लिखूं तो वहां पे क्या आएगा 4n का स्क्वायर आएगा, 4n - 1 का स्क्वायर आएगा, -4n - 2 का स्क्वायर आएगा, -4n - 3 का स्क्वायर आएगा, ऐसा है। ठीक है, ये आपका Tn है। अब इस Tn को आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास इन दोनों को अगर मैंने मान लो ले लिया, चलो इन्हीं दोनों को ले लेते हैं ना, तो a² - b² लगा सकता हूँ। तो दिस कम्स आउट एज 4a² - b² विच इज 8n - 3 और इंटू 3 a + b a - b। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों के लिए देखो a² - b² तो 8n - 3 और इंटू 1, तो ये आपका बन गया 4 × 8n - 3। ठीक है, ये आपका Tn आ गया। Tn आ गया तो आप Sn निकाल सकते हो। ठीक है, Sn एक बार आ गया तो देखो कि n की इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो कोई करस्पॉन्डिंग ऑप्शन बनेगा। जैसे आपने Tn यहाँ से निकाल लिया 32n - 12, तो Sn कितना हो जाएगा, Sn हो जाएगा 32 समेशन n - 12 समेशन 1, मतलब 32n + 1/2 मतलब 16n × n + 1 - 12n, तो 16n² + 4n। ठीक है, अब n की कोई इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि n 15/5 हो गया या √3 हो, 15/7 हो गया या √3 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो 16n² + 4n एक्चुअली कौन सा ऑप्शन ले सकता है फॉर सम इंटीजर वैल्यू ऑफ n, वो हमें यहाँ पे मार्क करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या कहा गया है, पैक कंसिस्ट ऑफ n कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, 2 consecutive numbered cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining card is 1224। मतलब जो एक्चुअल रहे होंगे कार्ड्स उनमें 1224 जो है उससे ज़्यादा समाया होगा, 1 से लेकर के वहाँ तक का सम किया होगा हम, मतलब हाँ 1 से लेकर के सपोज n तक का सम किया होगा हमने, और जो सम है वो कितना आया होगा 1224 से ज़्यादा आया होगा। तो 1224 से ज़्यादा आया, इसका मतलब कि मिनिमम कितना हो सकता है हमारे पास, देखो 1 से लेकर के हम n तक का सम कर रहे होंगे। ठीक है, और वो कैसा होगा, वो 1224 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें हटा रहा हूँ तब 1224 बच रहा है, तो ये चीज़ आपकी 1224 से बड़ी होनी चाहिए पहली चीज़। ठीक है, तो और n क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो ऐसा n कहाँ पे आएगा, सोचो n को अगर मैं 49 रखता हूँ तो 49 × 50/2 ये होगा 1 से लेके 49 तक का सम, मतलब 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 हो सकता था, एक चांस थे n = 49 के, लेकिन 1 से लेके 49 तक के अगर कार्ड्स लिए तो उन पे सम कितना आया 1225। 1225 में से मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव हटा दूं और फिर भी सम मेरे पास 1224 बचे, ऐसा कब पॉसिबल था, अगर वो 2 कॉन्जिक्यूटिव चीजें एक 0 और एक 1 हो।
लेकिन 0 तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब n इक्वल टू 49 एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव कार्ड्स नहीं बचते हैं जिनको अगर हटाया जाए तो सब मेरा तब भी 1224 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़े n इक्वल टू 50 लिया मान लो, तो n इक्वल, ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि इसमें हटाने वाले कार्ड्स की क्या क्या होने चाहिए थे, 0 और 1, लेकिन 0 तो कोई है ही नहीं। n इक्वल टू 50 लिया तो सब कितना हो जाएगा, 50 इंटू 51/2 मतलब 1275। अब 1275 अगर हो गया, मतलब यहाँ पे अगर देखें समेशन n इज 1275। अब आप दो कार्ड्स हटाना चाहते हो, तो 1275 में से अगर आप k और k+1 को हटा दो तो आप चाहते हो कि 1224 बचे, तो क्या होगा k और k+1, k हो जाएगा 25, k+1 हो जाएगा आपका 26। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। नाइन में आपके पास एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बी बाई ए आपका इंटीजर है, एबीसी आर इन जीपी ऑल्सो। ठीक है, और मतलब एबीसी जीपी में है तो ए आर स्क्वायर लेकर के स्टार्ट करेंगे हम, और आर हमें पता है यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज b+2, तो a + b + c इज इक्वल टू 3b + 6। ठीक है, यहाँ पे a + b की जगह AR, c की जगह AR² इज इक्वल टू 3AR + 6। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, AR² बचा प्लस a बचा माइनस का 2AR माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, AR² माइनस 2AR प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ABC पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, तो R को लिखने का ट्राई करते हैं, R को लिखें या A को लिखें। A को लिखना ज़्यादा आसान है, A को इन टर्म्स ऑफ R। तो ये देखो, A के सारे टर्म्स अगर क्लब करते हो तो R² माइनस 2R + 1, R² माइनस 2R + 1 इज इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/R - 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि दे रखा है उसने कि A कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो R - 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, ध्यान रहे R खुद भी एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो R इक्वल टू 2 चल जाएगा, है ना, R इक्वल टू 2 चल जाएगा। और कुछ पॉसिबल है क्या, R को 3 रखते हैं तो नहीं होगा, R को 4 रखते हैं तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि तब A अपना इंटीजर नहीं रह रहा है, तो R इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। अगर R को 2 रखा तो A की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 6। तो ABC का मतलब क्या हुआ, A 6 है, B 12 है और C कितना है, 24 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, ऑल टर्म्स ऑफ एन AP आर नेचुरल नंबर्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टू फर्स्ट 11 टर्म्स इज 6/11 एंड 7 टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140। ठीक है, तो पहले जो कहा जा रहा है वो लिख लो। इसमें कहा गया है, इसने 7 टर्म्स का सम, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम। ठीक है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो 2a + 6d अपॉन 11/2, 2a + 10d इज इक्वल टू कितना है, 6/11। ठीक है, तो एक आपके पास AD में यहां से रिलेशन है, और क्या कहा गया है, और कुछ बताया गया है क्या, तो फिलहाल नहीं बताया गया। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ से आपके पास आ जा रहा है a = 9d, है ना। फिर आपसे कहा गया कि 7th टर्म, तो T7 की बात करूं तो T7 आपके पास कितना आएगा, a + 6d, a आपका 9d है, तो T7 आपका कितना हो गया, 15d हो गया। ठीक, अब 15d हो गया, और 7 टर्म आपका इन बिटवीन 130 एंड 140 लाई करता था। चूंकि सारे टर्म्स आपके कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो डिफरेंस भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब d भी कैसा होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो 15 इंटू सम नेचुरल नंबर लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140, ऐसा कुछ है। तो ऑफ कोर्स ऐसा d क्या होगा, 9 ही हो सकता है। सो दैट 15d आपका 130 और 140 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बन जाए। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलो आगे का डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास, वैसे तो इसको कैलकुलस से भी कर सकते हो, बट यहाँ के लिए अपन देख लेते हैं एक और मेथड, 4α² + 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से फिर से देखा कि सभी अल्फा बिलोंग्स टू R, लेकिन जो हमारे पास x है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, 4α x² को एज इट इज रहने दिया,
और इसको मैंने तोड़ दिया 1/2x 1/2x, है ना, ठीक है, और इसको बाई 3। तो इससे क्या हुआ कि इनका प्रोडक्ट कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एम जीएम वाली चीज पे मैं चला गया कि ये अगर एम है तो जीएम कितना होगा, 4x² कैंसिल, बचा क्या, अल्फा रेज टू पावर 1/3, ठीक है। दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 3 अल्फा रेज टू पावर 1/3। तो आपका 3 अल्फा रेज टू पावर 1/3 बेसिकली 1 है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि यहाँ से क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ से निकल करके आ रहा है इतना। तो आपका 3 अल्फा रेज टू पावर 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप भाई ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो या तो ये इसके बराबर हो जाए, या तो ये जो है हमारे पास इससे 1 के कंपैरिजन में बड़ा हो, ठीक है। तभी तो ये चीज हमारी निकल करके आ रही है, और हमें दिखाना है कि दिस इज अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो या तो ये 1 से भी बड़ा हो, भाई ये 2 हो जाए तो ऑफ कोर्स ये वाली चीज तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी। तो 3 अल्फा रेज टू पावर 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां से आप अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे कैलकुलस में भी इसका मेथड आपके पास एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास log b1 log b2, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ln b1 ln b2 ये सभी क्या है, एपी में है, कॉमन डिफरेंस उसका ln2 है। तो अगर ln b1 ln b2 ये सब एपी में है तो b1 b2 कैसे होते हैं, जीपी में होते हैं। ये चीज आपको बताई गई थी कि b1 b2 b3 है ना, ये सब आपके जीपी में होते हैं, ठीक है। और आपको कहा गया कि ln b2 अपॉन ln b1 है ना इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस ln b1 इज इक्वल टू ln2, ठीक है। तो b2 बाई b1 कितना हो गया, b2 बाई b1 2 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ln b2 बाई b1 इज इक्वल टू ln2। तो b2 बाई b1 आपका 2 के बराबर हो गया, मतलब एक जीपी चल रही है जिसका कि कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। a1 और b1 बराबर है, a51 और b51 भी बराबर है, ठीक है। तो मान लिया कि a1 और b1 दोनों लेमडा है, ठीक है, a1 और b1 दोनों ही लेमडा है, ठीक है। तो जब हम a1 से लेकर के a51 तक का सम करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपके AP है ना, ठीक है। तो AP का सम मतलब a1 प्लस a2 अप टू a51, तो कितना आ जाएगा 51/2, 2 टाइम्स a1 तो 2 टाइम्स लेमडा प्लस 50d कॉमन डिफरेंस है ना, ठीक है इतना। अच्छा b1 प्लस b2 की बात करूं तो b1 प्लस b2 अप टू b51 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका कितना है, लेमडा है, ठीक है, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 51 है, तो 2 रेज टू पावर 51 अपॉन 2 माइनस 1, कुछ इस तरीके का ये है ना। अच्छा डी के बारे में सोचते हैं, इसने ये भी दे रखा है कि a51 और b51 बराबर थे, मतलब a51 और b51 बराबर कैसे होंगे, आइए इसको देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम डी पे कुछ कमेंट करते हैं। तो a51 तुम्हारा कितना आएगा, a51 आ जाएगा तुम्हारा लेमडा प्लस 50d, ठीक है, और b51 तुम्हारा कितना आएगा, b51 तुम्हारा लेमडा इंटू आर रेज टू पावर 50 ये हो जाएगा, तो लेमडा इंटू 2 की पावर 50। तो यहाँ से d के बारे में अगर आप कमेंट करो तो d कितना है आपका, लेमडा 2 रेज टू पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50, ये आपका d है, ठीक है। इस d को अपन यहाँ पे रख लेते हैं, d आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 51/2 इंटू 2 लेमडा, तो ठीक है 50d एक अननोन था उसकी जगह भी आ गया हमारा बेसिकली 50d है ना, तो 50d तो हमारा सीधा आ जाएगा लेमडा इंटू 2 रेज टू पावर 50 माइनस 1। तो यहाँ से 51/2 2 लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा हो गया प्लस लेमडा रेज टू इंटू 2 रेज टू पावर 50, ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो लेमडा को भी कॉमन ही निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 51 भी बाहर ही रखो है ना, एक बार देखते हैं क्या बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है 2 रेज टू पावर 50 प्लस 1, ठीक है।
तो आपको कंपेयर करना था इसमें और इसमें, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो 51/2 लेमडा, तो लेमडा तो चलो ठीक है, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं और वो क्वांटिटी दिखा दूं कि ये क्वांटिटी भाई पॉजिटिव आती है, तो मैं कह सकता हूं ना कि ये आपका बड़ा है, ठीक है। तो खैर आपके पास ये वाली चीज क्या थी, एस थी, नहीं ये ऐसा है आपका, ठीक है, और ये टी है। तो अपन एस माइनस टी करके देखते हैं कि एस माइनस टी कैसा आ रहा है। अगर एस माइनस टी पॉजिटिव आ गया तो एस बड़ा था, अगर निगेटिव आ गया तो टी बड़ा था। तो एस माइनस टी की वैल्यू कितनी आ रही है, एस माइनस टी में देखो एस तुम्हारा कौन सा था, ए वाले है ना, एस, ए वाले एस है। तो ए वाले का सम यहाँ से निकला हुआ है 51 λ/2 2 raised to power 50 + 1, और उसमें से t को सब्ट्रैक्ट करना है। तो t आपका कितना था, ये वाली चीजें थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है λ × 2 raised to power 51 - 1, ठीक। तो λ आपके पास कॉमन आ गया, λ/2 इनफैक्ट कॉमन आ गया, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास 51 × 2 raised to power 50 + 1 माइनस 2 × 2 raised to power 51 - 1, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा है λ/2, तो चलिए ठीक है, 51 × 2 raised to power 50 + 51 माइनस 2 raised to power 52 और +2, ठीक है। तो 51 + 2 53 हो गया, और यहाँ से अगर आप देखोगे λ/2 51 और +2 53 हो गया, और साथ में आपके पास 2 raised to power 50 आपका कॉमन बच रहा है ना, 51 - 4, ऐसा कुछ। तो आप देखो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब आपका S बड़ा था, T छोटा था, ठीक। इसी तरीके से आप A101 और B101 भी निकाल लो, जैसे हमने सम निकाला है लेमडा के टर्म्स में, वैसे ही आप A101 और B101 निकाल करके उसका भी डिफरेंस देख लो कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है और 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कंसीडर करता हूँ, ये है, a + d ये है, और ये आ गया आपका a + 2d, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि a + 2d का होल स्क्वायर आपका कैसा होगा, a² + a + d के होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से चीज क्या निकल करके आ रही है, यहाँ से निकल करके आ रहा है 2a² + 2ad + d², और इधर आ रहा है आपका a² + 4ad + 4d², ठीक है। तो बना क्या, a² - 2ad - 3d² = 0। तो इसके दो फैक्टर्स हो गए, a - 3d × a + d = 0। तो a आपका कितना है, 3d के बराबर है, a आपका -d के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका मतलब तो ये साइड 0 हो जाएगी, है ना। तो a आपका 3d के बराबर है। और क्या दे रखा है इसने, एरिया दे दिया, तो एरिया दे दिया मतलब ½ a × a + d = 24। a की जगह पे 3d आप सब्स्टिट्यूट कर दो, a और d निकल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी क्वेश्चन है। x कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, एंड y आपके पास फर्स्ट 2018 टर्म्स हैं ऑफ एन अदर AP, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x यूनियन y, ठीक है, x यूनियन y। तो मतलब आपको क्या करना होगा, x यूनियन y का मतलब क्या है, आपको x के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप अलग निकाल लो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो खैर 2018 है, y में भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2018 है, ठीक है। तो अब आप क्या चाहेंगे कि उनमें कॉमन टर्म्स कितने हैं, मतलब x इंटरसेक्शन y वाले कितने टर्म्स हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x यूनियन y निकल जाएगा। x यूनियन y = x + y - x इंटरसेक्शन y, यही है। तो x इंटरसेक्शन y में देखते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो पहला कॉमन टर्म हम देख लें भाई, ये तो करना है हमें, कॉमन टर्म्स निकालने हैं। तो पहला कॉमन टर्म आपका कहाँ पे आएगा, 16 आपका पहला कॉमन टर्म लग रहा है ना, ठीक है। 1 6 11 फिर 16, और दूसरी साइड में 16 तो दिया ही है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म आपका 16 आएगा, ठीक है, फर्स्ट कॉमन टर्म। और d कितना होगा, तो एलसीएम ऑफ d1 एंड d2, तो एलसीएम ऑफ d1 एंड d2, d1 कितना है 5 है, d2 कितना है 7 है, तो d कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। तो अब एक ऐसी एपी बनेगी जिसका फर्स्ट टर्म 16 और कॉमन डिफरेंस 35 हो, ठीक है। ऐसे करके आपके पास चीजें चलती जाएंगी, ठीक है।
तो अब आप देख लो कि इसमें आपके मतलब जो आपके पास x की टर्म है, इनफैक्ट मतलब जो पहला वाला है ना, वही मतलब 2018 टर्म सबसे बड़ी कहाँ पे, सबसे छोटी कहाँ पे आएगी, x वाले में आएगी। y के कंपैरिजन में x का जो 2018 टर्म होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो उस टर्म के पहले इस AP में कितने टर्म्स मिल रहे हैं, यही चीज काउंट करनी है, ठीक है भाई। कॉमन टर्म्स कहाँ पे एंड हो जाएंगे भाई, जैसे मान लो x हमारा 10 पे खत्म हो जाए और y 20 तक रहे, तो कॉमन टर्म्स तो तुम्हारे 10 के पहले ही मिलेंगे ना, ठीक है। तो x में हमारे पास ऐसा केस है कि x हमारे x जो है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो भी 2018 टर्म जो आएगा वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा y के 2018 टर्म से। तो x का 2018 टर्म निकाल लिया x के लिए, है ना, तो वो कितना है 1 प्लस 5 इंटू 2017, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10,085 और 1 10,086, ठीक है। ये आपका 10,086 आ रहा है। अब आप देखोगे कि 1650, 186, 121, 156 इस AP में इसके पहले पहले तक कितने टर्म्स कॉमन हो गए, ठीक है। उनको आप nx प्लस ny, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन y, दैट इज 2018 प्लस 2018, उसमें से आप ये जितना आएगा कि इस AP में सपोज p टर्म्स आ गए जो कि इसके पहले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इससे छोटे हैं या इसके बराबर है, ठीक है, तो उस p को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का डिस्कशन खत्म हुआ है। थैंक यू ऑल।